नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है समय चक्र और आपका बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, बहुत स्वागत है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में लगातार राजनीति और विश्व की जो खबरें हैं उसको तो हम देते ही रहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की नज़र से आने वाला साल देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो यही है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और इससे जुड़े जो मिथ है और साथ ही साथ जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई होती है और किसको माना जाए किसको नहीं माना जाए, इन सब को लेकर आपका नजरिया क्या है? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो जी, आपने जैसे ये पूछा कि एस्ट्रोलॉजी में, और आपने कहा कि काफ़ी अलग अलग वर्जन और ओपिनियन मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, वैदिक ज्योतिष होती क्या है। वैदिक ज्योतिष एक टॉर्च की तरह, एक ज्योत की तरह है जो आपको आने वाली संभावनाओं का सटीकता से ज्ञान दे देती है, ताकि आप अपनी जीवन को अकॉर्डिंगली मैन्यूवर कर लो। जैसे एक ज्योतिष आपको ये तो बता सकती है कि बाहर बारिश होगी या नहीं, पर ज्योतिष आपको ये नहीं बता सकती कि आप भीगेंगे या नहीं। आप छतरी लेकर बाहर जाएंगे तो नहीं भीगेंगे, वरना भीगेंगे। बिल्कुल। इसी में एक बहुत बड़ा एक मिथ आता है कि लोग डेस्टिनी, किस्मत की बात करते हैं। जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो वहाँ पे किस्मत का कोई स्कोप नहीं है, उसको हम स्कैम मानते हैं। वैदिक ज्योतिष कर्म के सिद्धांत पे, जो भागवत गीता में बताया गया है, के ऊपर चलता है, जिसमें ज्योतिष ये बताती है कि कौन से समय पे कैसा कर्म करना चाहिए और उस कर्म से क्या प्रभाव आएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी। दूसरा जी, आपने ये पूछा कि इसमें अलग अलग ओपिनियन आते हैं। देखिए, 2+2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 4। एस्ट्रोलॉजी इज अ प्योर साइंस। इट इज a beautiful application of theory of emergence, chaos theory, and very advanced spherical trigonometry, where we have absolute certainty over results. 2+2 हमेशा 4 होगा, भले ही मैं कैलकुलेट करूं, कोई और कैलकुलेट करे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को एक सूडो साइंस कहा जाता है, बिकॉज ऑफ विच इसके अंदर कोई कंप्लायंस बॉडी नहीं है। जैसे मेडिसिन में मेडिकल काउंसिल होता है, लॉयर्स का कुछ बार काउंसिल होता है जो क्वालिटी कंप्लायंस मेंटेन करता है। क्योंकि हिंदुस्तान में आज के समाज में कोई कंप्लायंस नहीं है, जो एक ज़माने में शंकराचार्य के ज़माने में हुआ करता था। दस आपको कुछ भी सुनने को मिल जाता है। 2-3 महीने के यूट्यूब वाले एस्ट्रोलॉजर जियो पॉलिटिक्स पे कमेंट करेंगे तो फिर क्या ही होगा। फिर जो होता है वो हम सब देखते ही हैं। ज्योतिष वो है जो हमेशा सही जवाब दे। कई लोग आजकल ये बात करते हैं कि जी ये एस्ट्रोलॉजर 70% ठीक है, ये 60% ठीक है। बाय फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एन एस्ट्रोलॉजर विल ईदर बी 100% एक्यूरेट और नॉट एक्यूरेट एट ऑल। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग इन बिटवीन बाय फंडामेंटल्स। तो इसमें आप और जो हमारे दर्शक गण हैं, आप कभी अगर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेते हैं जीवन में अपने लिए या राष्ट्र के लिए, तो आप उस एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन को विश्वास करें जिसके पीछे आपको रैशनल और लॉजिक दिखे। वैदिक ज्योतिष में हमेशा लॉजिक होगा, हमेशा रैशनल होगा, कोई सुपरस्टिशन का स्कोप कभी नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन इससे एक और सवाल हो जाता है ना कि ये कितने प्रकार का होता है? जी हाँ जी, मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए, ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेज हैं वैदिक ज्योतिष की, जिसमें से 2 मेन हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक है नेटिव एस्ट्रोलॉजी। नेटिव एस्ट्रोलॉजी हुआ, अंकित जी मान लीजिए मैं आपकी कुंडली देखूं तो आपके जीवन की यात्रा कैसी गई और आगे क्या होगा, ये नेटिव जातक इंडिविजुअल जहाँ रहा है। दूसरा होता है मेदिनी ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, कलेक्टिव मासेस का, इंडिया का, पॉलिटिक्स, बीजेपी का, पाकिस्तान का, रशिया का कलेक्टिव फ्यूचर कैसा रहेगा, एशिया का फ्यूचर कैसे रहेगा। वैसे ही इसमें मार्केट फोरकास्ट वगैरह भी होता है, जिसमें स्टॉक मार्केट वगैरह प्रेडिक्ट करे जाते हैं। वेदर फोरकास्ट होता है। अलग अलग ब्रांचेज है, मेन ये 2 ब्रांच है। बिल्कुल। तो हम आज बात पूरी दुनिया की करेंगे, भारत की करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। ऐसे में शुरुआत हम, क्योंकि आपने मैंडेट की बात कर ही थी, तो शुरुआत हम करते हैं कि आखिर 2022-23 जी पूरी दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। जी ये आप ग्लोबली अगर देखें तो 2022-23 कैसा रहेगा दुनिया के लिए? देखिए अंकित जी, 2018 से ज्योतिषीय प्रिडिक्शन थी कि 2020 में ग्लोबल ऑर्डर एकाएक हमेशा के लिए बदल जाएगा, किसी WMDs का इस्तेमाल होगा। उसी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो 2020 से लेकर 2027 तक का टाइम, 2020 till 27 इज एक्सट्रीमली chaotic फॉर द वर्ल्ड एंड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल इमर्ज। भविष्य में इन्हीं 7 सालों को तृतीय विश्व युद्ध कहा जाएगा। दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वॉर।
एंड इसी के अंदर काइनेटिक एक्शन वगैरह वगैरह होते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैराडिम शिफ्ट आएगा और चीज़ें सारी बदल जाएगी। इसी सीक्वेंस में कैलेंड्रिकल ईयर 2020 इज़ मोर बैड। 2020 वॉज लेट्स से एक्स यूनिट, अगर 2020 कुछ खराब था तो 2021 उससे ज़्यादा खराब है, बिल्कुल 2022 उससे भी ज़्यादा खराब है, 2023 सबसे खराब समय है, 2024 उतना खराब है जितना 2022 होगा, 2025 उतना खराब है जितना 21 था, 2026 उतना खराब होगा या अच्छा होगा जितना 2020 था, और 2027 के बाद ग्लोबल ऑर्डर थोड़ा एक वापस पीस, सेरेनिटी, सर्टेनिटी आने लगेगी। तो 2022 इज़ अ बैड ये कैलेंडर हम, और यहाँ पे हम कौन से सालों की बात कर रहे हैं, अप्रैल टू अप्रैल जो हिंदू विक्रम संवत होता है, April 22 to April 23 is very troubled, and April 23 to April 24 is the worst year humankind has gone through since possibly a millennium। कई दशकों में, कई सहस्त्राब्दियों में जितने कठिन दौर से मानव जाति गुजरी है, उसमें सबसे कठिन वर्ष 2022-23 रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपने कठिन वर्ष बताया है, तो दुनिया की दो महाशक्तियाँ जी यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने है, बात यहाँ तक परमाणु युद्ध की हो रही है। लेकिन चीन की भी भूमिका वर्तमान में महत्वपूर्ण हो जाती है, बिल्कुल। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल जी, देखिए जी, सबसे पहले तो जो सैन्य संघर्ष रूस यूक्रेन में अभी कर रहा है, ज्योतिषीय दृष्टि से ये चीन से आए वायरस का ही नतीजा लगता है। इसमें डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। और ये यूक्रेन का जो ये युद्ध है, जिसमें रूसी सेना यूक्रेन के अंदर एक सैन्य अभियान कर रही है, इसमें जून जुलाई 2022 आते आते व्लादिमीर पुतिन को पूर्णतः सफलता मिल पाएगी। अच्छा, अभी लंबा समय चलने वाला अभी तो 2-3 महीने ये चलेंगे ऑपरेशंस, और मेरे ख्याल से व्लादिमीर पुतिन इसके लिए तैयार भी हैं। ये इसी तरीके से ऑपरेशन करे जा रहे हैं, जुलाई के आसपास ये पूरे होंगे। जनवरी 2023 में यूक्रेन में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन कोई आएगा, पर केओस में रहेगा, गृह युद्ध, और वहाँ पे काफ़ी हिंसक झड़पें होती रहेंगी। आप ये मान लीजिए कि यूक्रेन आने वाले 2 दशकों के लिए यूरोपियन यूनियन, रूस और अमेरिका की स्लेवरी में चला गया। यूक्रेन 20 साल से पहले पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन चाइना की भूमिका की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना एक तरीके से पावर के रूप में उभर रहा है, और जिस तरीके से श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति है, और उसमें चाइना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या लगता है आपको? देखिए जी, जैसा कि अभी हमने बोला कि अभी जो यूक्रेन में हो रहा है या रशिया यूएस के बीच में हो रहा है, वो सब चीनी वायरस का ही कॉन्सिक्वेंस है, उसी का नतीजा है। वैसे ही अभी यूक्रेन बर्बाद हो गया आने वाले 20-25 सालों के लिए। श्रीलंका हम देख रहे हैं आर्थिक संकट में चला गया है, पाकिस्तान में इमरान खान और ये सब जो हुआ, जी। वैसे ही पेरू अगर आप देखें तो उनकी इकोनॉमी भी डोलड्रम में जा चुकी है। यूक्रेन की वजह से यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रेस हो चुकी है। पोलैंड और जर्मनी स्पेसिफिकली इकोनॉमिक हिट लेंगे। और फिर अगर हम देखें, ये सब चाइनीज़ एलाई हैं, एक करके चाइना के एलाइज को हटाया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में अगर हम आगे देखें तो सितंबर अक्टूबर में एक बड़ी अभूतपूर्व घटना होने लगेगी, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एकाएक विश्व कूटनीति को चकित कर देंगे। और उस नरेंद्र मोदी जी के कर्मों के कारण, उक्त कर्मों के कारण, उक्त नीति के कारण, उक्त पॉलिसी के कारण रूस और अमेरिका वापस से नज़दीक आएंगे, और दशकों से चली आ रही दुश्मनी, तथाकथित दुश्मनी जो रूस और अमेरिका के बीच में रही है, वो 2022 समाप्त होते होते एक नवीन युग में प्रवेश करेगी। और रूस और अमेरिका 2023 में स्ट्रैटेजिक या सामरिक पार्टनर बनकर उभरेंगे। इसके लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत एक बड़ा अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें फ्रांस और इजराइल भी भारत के साथ होगा। और इसी सीक्वेंस के अंदर 2023 आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उजागर होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो आपने भारत की बात कर ही दी, और साथ ही साथ ये भी बात कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से वैश्विक नेता के तौर पर उभरने वाले हैं। लेकिन भारत के लिहाज से देखा जाए तो 2022-23 कैसा रहेगा? और साथ ही साथ भारत के जो रिश्ते हैं पड़ोसी देशों से, चीन से एलओसी पर कैसा रहेगा, पाकिस्तान से एलओसी पर कैसा रहेगा, इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश से भी भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे, ये भी दिलचस्प है। तो आप भारत के लिहाज से 2022-23 कैसा रहने वाला, ये जरूर बताइए। ठीक है जी, ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है। तो देखिए जी, सबसे पहले तो 2022-23 जो ये दोनों वर्ष हैं, ये पूरी दुनिया के लिए ही काफ़ी
तनावपूर्ण दिख रहे हैं, रोग भय रहेगा, युद्ध भय रहेगा। बिल्कुल। तो भारत भी अछूता नहीं रह सकता, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा जी, वैश्विक मंदी की तरफ हम अति तीव्र गति से विश्व अर्थव्यवस्था अग्रसर हो गई है, हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। इस रिसेशन से भारत भी छूटा नहीं रहेगा। भारत में अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक का जो समय है, इस समय में काफ़ी जनता में आक्रोश दिखता है। कम्युनल डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, सांप्रदायिक दंगे, शरारती तत्व सांप्रदायिक दंगे करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। भारत सरकार को निरंतर किसी न किसी प्रदर्शन के कारण चिंताग्रस्त होना पड़ेगा। इसी समय अवधि में अप्रैल से लेकर जून के बीच में भारत सरकार, केंद्र शासित भाजपा सरकार, भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी और इवन हाउ वी गवर्न आवर पीपल, हम जिस तरीके से गवर्नेंस करते आए हैं, इसके अंदर महत्वपूर्ण बदलाव आते दिखेंगे। या फिर ऐसे कह दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी और श्रीमान अमित शाह जी अब गियर बदलते हुए दिखेंगे। और इसी के बाद जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक का जो समय है, ये काफ़ी कठिन है। इसमें जुलाई से सितंबर तक का जो समय है, इसमें हमें बॉर्डर भी तनावग्रस्त लगते हैं। इस समय पर यदि भारत के राष्ट्र रक्षा नायक, राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व और सेना शीर्ष नेतृत्व यदि उक्त समय पे उचित समय पर उचित सैन्य कार्यवाही करे, तो भारतीय सेना के छोटे से प्रयास से, जो कि यूक्रेन के ही तर्ज पर होगा, जैसे श्रीमान व्लादिमीर पुतिन जी ने यूक्रेन में एक लंबा अभियान चलाया, शायद भारतीय सेनाएं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक छोटा पर अति तीव्र गति से होने वाला अभियान चलाए, और जिसके फलस्वरूप आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस में, नेचुरल बटरफ्लाई इफेक्ट के अंदर विघटन की ओर चला जाएगा। और ऐसा होना मानव जाति और भारत के लिए शुभ है। अच्छा है। हाँ जी। तो अभी हाल में जो बयान आया था अखंड भारत का, लगता है आपने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा ध्यान दिया है जी। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो ध्यान दिया था केवल पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आपने, और आमतौर पर ऐसा सब जगह होता है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम पता नहीं क्यों अखंड भारत से मिला जुला मान लेते हैं। दोनों बिल्कुल सेपरेट इशू हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। अखंड भारत एक बहुत अलग तथ्य है। वो छोटे से कश्मीर के पीओके जो पाकिस्तान हथिया के बैठा है, उसके ऊपर अखंड भारत सीमित नहीं है। अखंड भारत एक बड़ी परिकल्पना है जो 2032 में परिपूर्ण हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2032 में अखंड भारत बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है जी। 2032 में अखंड भारत का सपना, जो एक बार शायद स्वामी विवेकानंद ने देखा, उनके बाद अरबिंदो घोष जी ने देखा, कभी नेताजी ने देखा, शायद अब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और संघ भी देख रहे हैं, 2031-32 तक वो पूर्णतः सत्य हो जाएगा। नहीं, लेकिन अखंड भारत की दिशा में हम बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन देश में भी कई समस्याएं हैं। जी जी जी। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा जो टकराव की स्थिति है जी केंद्र और राज्यों के बीच में, जी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी? देखिए जी, इसमें जो 3 हमारे ऐसे राज्य हैं इस वर्ष, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक, जो विक्रम संवत 2079 जो ये हिंदू ईयर है, इसके अंदर एक तो पंजाब, हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछले शो में आप ही के साथ, पंजाब इलेक्शन का, कि पंजाब में जो भी अब ये सरकार आई है, ये एक तो 5 साल पूरे करती नहीं दिखती, और पंजाब में खालिस्तान दोबारा से अपना फन उठाएगा, शायद उठा लिया है। तो पंजाब तो मुझे राष्ट्रपति शासन में जाता हुआ दिख रहा है। तो केंद्र से जो पंजाब के रिश्ते तो अच्छे नहीं रहेंगे। यही दिक्कत राजस्थान में भी होती हुई दिख रही है। 1 जनवरी में प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रधानमंत्री जी के एक कॉन्वॉय को आई थिंक रोका गया था, एक अटैक हुआ था उनके ऊपर। भगवती की कृपा रही कि कोई राष्ट्र शोक नहीं आया वो। और फिर उसके बाद खालिस्तान का आपने देखा है, पंजाब इलेक्शन के वक्त खालिस्तान की काफ़ी बातें आई, कुछ आया। ज्योतिष ये संकेत दे रही हैं कि सारे तार जुड़कर जयपुर में जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि जयपुर से खालिस्तान की आग जलाई जा रही है। इसी के अंदर भारत सरकार की बहुत सारी नीतियाँ हैं, जिसमें श्रीमान अशोक गहलोत जी कांग्रेस का चेहरा बनकर, अड़चर बनकर सामने आएंगे। और इसी कारण राजस्थान और केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच में काफ़ी तनाव आना अब ज्योतिषीय दृष्टि से बिल्कुल सामने स्पष्ट दिख रहा है। इसी में फिर हम जाते हैं महाराष्ट्र में एक जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तो देखिए जी 2-3 साल पहले विश्व विजय पंचांग ने प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले भविष्य में 2023-24 तक श्रीमान राज ठाकरे जी ही शिव सैनिकों के प्यार को प्राप्त कर पाएंगे।
अतः एमएनएस या राज ठाकरे जी के पास बाला साहब ठाकरे की विरासत आएगी। राज ठाकरे जी ही बाला साहब ठाकरे की विरासत को भोग पाएंगे। उद्धव ठाकरे जी का राजनीतिक जीवन तो आगे चल के संकटग्रस्त लग रहा है। फिर देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली देखें तो सितंबर 2022 के बाद, विश्व विजय पंचांग में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, अगस्त या सितंबर 2022, ये मुझे याद नहीं आ रहा, पंचांग रेफर करना पड़ेगा। अगस्त सितंबर 2022 से देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में बहुत राजनीतिक उन्नति होने लगती है और कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये क्या कि महा अगाड़ी सरकार जो है उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी के साथ, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी के राजनीतिक उन्नति के कारण ये सरकार अब तनावग्रस्त हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ तो जी, वही बात है जो आपने रिश्ते जो बता दिए, लेकिन जो डिवीज़न है, खास करके हमने देखा किस तरीके से रामनवमी या हनुमान जयंती पे हमने देखा कि किस तरीके से दो समुदाय आपस में भिड़ गए और देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ साथ जो एक सामाजिक सद्भाव है उस पर ग्रहण सा लगता दिखाई दे रहा था। तो क्या ये यूं ही चलता रहेगा या इस पे भी एक पूर्ण विराम का संकेत एस्ट्रोलॉजी दे रहा है? देखिए जी भाई साहब, ये क्वेश्चन आमतौर पे बहुत पूछा जाता है, नॉट जस्ट टू एस्ट्रोलॉजर्स बट टू थिंक टैंक्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिशियन, राजनेताओं को, समाज सुधारकों को, सबको ये प्रश्न बार बार रखा जाता है। मैंने आज तक इस प्रश्न का सही उत्तर किसी को देते हुए नहीं सुना, क्योंकि इसमें एक चीज़ हम भूल जाते हैं, क्या ये जो कुछ कम्युनल टेंशन या सोशल टेंशन बनी रहती है, क्या ये अभी शुरू हुई? मेरे हिसाब से तो ये पिछले 1000 साल से बनी आई है। हर 20-25 साल बाद कहीं ना कहीं ये अपना चेहरा उठा लेती है। कभी ये गोधरा बनकर आती है, कभी ये दिल्ली राइट बनकर आती है, कभी ये बाबरी मस्जिद में जो राइट्स हुए वो बनकर आती है, कभी ये हिंदू सिख कांग्रेस सिख राइट बनकर आती है। इसमें सबसे पहली चीज़ एक समझने की ज़रूरत है हम सब भारतवासियों को, देशवासियों को, कि अपने एक तो जो ये कल्ट, हम एक किसी भी कल्ट से अपनी मान्यता रखते हैं, उस ईगो से बाहर उठो और एक मानव प्रजाति की तरह सोचना शुरू करो। अपने आप को लिमिट मत करो कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस देश के हैं। आप अपने आप को पहले एक मानव जाति की तरह मानिए और उसके बाद थोड़ा संयम से आने वाले 3-4 महीने बिताएं, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने बहुत कठिन हैं। इसमें धार्मिक उन्माद या जिसे हम कहते हैं रिलीजियस डिस्ट्रस्ट या रिलीजियस टेंशन या राइट्स की संभावना काफ़ी प्रबल है, तो हम सबको संयम से चलना पड़ेगा। यानी आने वाले ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो आने वाले 3-4 महीने में बुलडोजर का भी काफ़ी एक्टिव रह सकता है। खैर नहीं भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा, यहाँ आपने अपने वर्ड्स मेरे अंदर डाल दिए हैं। देखिए जी, बुलडोजर हो, इसमें मैं आपको एक बड़ा क्योंकि सीरियस अभी तो वही चल रहा है ना। मैं कुछ और बताता हूँ आपको। देखिए जी, अभी पिछले 2 हफ्तों से बुलडोज़र पॉलिटिक्स में है। आज से 6 महीने पहले ट्रक पॉलिटिक्स में आए थे कनाडा में। उससे 1 साल पहले ट्रैक्टर पॉपुलर हुए थे पॉलिटिक्स में। ये कुछ नहीं है, राजनीति हो रही है। हमें समझना चाहिए बुलडोज़र का कोई धर्म नहीं होता, जैसे ट्रैक्टर का कोई धर्म नहीं था। जब किसान आंदोलन में ट्रैक्टर आए थे और राष्ट्रीय राजधानी को इन्होंने घेर लिया था, क्योंकि उस ट्रैक्टर का कोई धर्म नहीं था, तो इस बुलडोज़र का भी कोई धर्म नहीं है और ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा जी। अतिक्रमण तो हटेगा। जो अब नया संवत्सर अभी शुरू हुआ है अप्रैल 2022 में, इसमें वर्ष के राजा शनि है, तो न्याय तो होगा, न्याय तो होकर रहेगा, पर केवल न्याय होगा, अन्याय कभी नहीं होगा। चलिए, आपने बड़ी बात कही है, तो ये भी जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि आपने छोटा सा जिक्र तो किया ही था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022-23 कैसा रहेगा, और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इसमें आप जोड़ लीजिए कि उसके लिए 22-23 कैसा रहने वाला है। देखिए जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जैसे इस वर्ष के 2022 की शुरुआत में भी एक सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया था, इस साल के विश्व विजय पंचांग में भी यहाँ पर ये हमने स्पष्ट डिटेल बताया, ये आप स्क्रीन पे बाद में अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं कि जो सुरक्षा संकट प्रधानमंत्री के ऊपर पिछले साल बनता हुआ दिखा था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सुरक्षा संकट प्रधानमंत्री के ऊपर लगभग पूरे वर्ष बना रहेगा। इसमें कुछ तारीखें अति संवेदनशील हैं, अतः उनको पब्लिक डोमेन पर बोला नहीं जा सकता, पर प्रधानमंत्री जी के लिए और रक्षा तंत्र के लिए, जो हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके लिए यही हितवर्धक होगा कि वो पूरे साल किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बने रहें। प्रधानमंत्री जी को स्पेशली अपनी हेल्थ के ऊपर भी, पैनक्रियाटिक हेल्थ और गुर्दों से संबंधित हेल्थ के लिए समय रहते ही
मणि मंत्र औषधि का उपचार कर लेना चाहिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं लग रही, माइनर इश्यूज हैं, आप अभी से कंट्रोल कर लेंगे तो आगे चल के फर्दर हेल्थ डेटेरिएशन नहीं होता। दूसरा, अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और एक मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, आप बहुत लोकप्रिय हैं जनता में, आपको भी जनता से बड़ा प्यार है। कई बार देखा गया है कि आप जनता से मिलने के लिए, अपने प्रेमियों से मिलने के लिए आप अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इस वर्ष प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि सुरक्षा संकट काफ़ी प्रबल इंगित हो रहा है। किसी भी भूल चूक से राष्ट्रीय शोक हो सकता है। दूसरा, अभी प्रधानमंत्री जी अभी मार्च से लेकर जून जुलाई तक प्रधानमंत्री जी अपनी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन लाता हुआ दिखेंगे। वो परिवर्तन शुभ हैं। प्रधानमंत्री जी की जिसे हम कहते हैं ना वर्किंग स्टाइल या पॉलिसीज के अंदर थोड़ा एक बोल्ड डिसीजन, लीडरशिप, मंगल एक मार्शल प्लैनेट है, थोड़े मार्शल, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक सॉवरन की तरह। सॉवरन कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन होता है? जो सिंहासन पर बैठता है। सिंहासन पे कौन बैठता है? जिराफ नहीं बैठता सिंहासन पे, डियर भी नहीं बैठता, डक भी नहीं बैठती। सिंहासन पे एक मनुष्य बैठता है। वो मनुष्य बैठता है जिसने सिंह को कंट्रोल कर लिया हो। सिंहासन पे बैठने का अधिकार उसको है जो एक सिंह की तरह अपने आचरण को दिखा सके मानव जाति के भले के लिए। ऐसा लगता है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मार्च से लेकर जुलाई तक काफ़ी परिवर्तन दिखाएंगे अपनी कार्यशैली में, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता में कुछ कमी भी आ सकती है। कुछ लोग शरारती तत्व जो हैं सड़कों पे उतरेंगे, उनका भाई वो मतलब उनका बैड माउथिंग करेंगे, मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 100 फ्लावर्स विल ब्लॉसम। कुछ अप्रत्याशित लोग जिनका हमने कभी सोचा नहीं होगा, माना नहीं होगा कि ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में कुछ नए चेहरे उजागर होंगे जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे होंगे। मोदी जी ज्योतिषीय संकेत ये है कि माँ शारदा और भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से सितंबर तक अपने शत्रुओं को नियंत्रण में रख पाएंगे। और सितंबर के बाद इन शत्रुओं की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि सितंबर 2022 से मार्च 2024 तक का जो समय है, इसमें भारत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर से देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो केस है ना देश में बढ़ रहे हैं, हालांकि दुनिया में भी बढ़ रहे हैं, चीन में भी लॉकडाउन की स्थिति है। 2020 और 2021 में हमने देखा किस तरीके से कोविड की वजह से जो मानव जाति है उस पर एक संकट, बड़ा संकट आया था। हालांकि उसको कंट्रोल किया गया, वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन एक बार फिर से ये महामारी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या एक बार फिर से कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ेंगे और फिर से पहले जैसी स्थिति होगी क्या? एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है? जी, इसमें देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल उत्तर दूंगा, क्योंकि जैसे ये हर व्यक्ति के जीवन से और सबके सवाल है। जी, सबके हर व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालता है। देखिए जी, 2018 में एक प्रेडिक्शन करी गई थी कि 2019 में किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की पिलफरेज हो सकती है। विश्व विजय पंचांग ने कहा था कि एक WMD कहीं पिलफरेज होगा, किसी रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट के हाथ लगेगा, जिसका विस्फोट 2020 में होगा। इट टर्न्ड आउट टू बी कोरोना, ये कोरोना वायरस निकला। अब इसका जो भय है, इस कोरोना वायरस का जो भय है, ये 2026 तक निरंतर बना रहता है। सो वेव्स आफ्टर वेव्स आर एक्सपेक्टेड। जो करंट कोविड वायरस था, कोविड वायरस था या इसके म्यूटेंट्स आए जिसने एक सेकेंड वेव दी, वो दोबारा एक कैटेस्ट्रॉफिक वेव में आता हुआ नहीं दिखता, पर प्रबल संभावना है कि एक नया बायोलॉजिकल एजेंट जो कि मैन मेड होगा, उसको कोई वैश्विक शक्ति उपयोग में ला सकती है। एक नई महामारी की संभावना किसी सीमित ज्योग्राफी में, नॉट अ पेंडेमिक, एक सीमित ज्योग्राफी में कोई और बड़ा स्वास्थ्य संकट, लेट्स नॉट इवन कॉल इट अ पेंडेमिक, पर एक स्वास्थ्य संकट बनता हुआ उभर सकता है। और एक्चुअली 2023-24 में एक बड़ी अजीब सी चीज़ होगी। यहाँ से जब हम 2027 तक जाते हैं, इसका बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन पंचांग में 2-3 साल से आ रहा है। बाल जन्म दर के अंदर, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट बर्थ रेट जो हम कहते हैं, उसके अंदर गिरावट आएगी। बाल मृत्यु दर के अंदर गिरावट आएगी। मैट्रिमोनियल रेट, लोगों के शादी करने के अंदर गिरावट आएगी। और हम पूरा देखें 2027 में तो ग्लोबल पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन चला आ रहा है, ये 2027 में थम जाता है। देयर इज नो फर्दर ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
तो आपने उन लोगों के लिए बड़ा आंसर दे दिया है जो लोग लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते रहे जी हैं। जी तो कि कर लो, नहीं तो आप प्राकृतिक नियंत्रण में ले आएगी। अच्छा, अपने आप कंज्यूम, वही मैं आपका हाँ। उपाय आपको जो बात कर रहा था। देखिए ज्योतिष में अगर आपने भविष्यवाणियां कर दी और उपाय नहीं बताया तो आपने फिजूल का ज्ञान बांटा। बिल्कुल। सीधी सी बात है ना। तो अब जो हमें ये परिस्थितियां दिख रही हैं, इससे जनसाधारण, कॉमन पीपल लाइक ऑल ऑफ अस, हम लोगों को क्या उपाय करनी है? एक तो देखिए जी, इसको आप ऐसे मान लीजिए, जो ज्योतिषी हैं वो थोड़ा समझ जाएंगे, एंड फॉर कॉमनर्स ये सब कुछ शनि ने, सैटर्न ने ट्रिगर करा है। सैटर्न इज अ प्रो इन्वायरमेंटलिस्ट प्लैनेट, जिसमें हमारा स्पीशीज, ह्यूमन बींग्स का जो एक स्पीशीज ईगो होता है ना, उसका भी कोई स्थान नहीं है। शनि न्याय करता है पूरी इकोलॉजी, पूरे इकोसिस्टम के साथ। 2020 में शनि ने प्यार से समझाया लॉकडाउन में कि शांति से घर में बैठ जाओ, कंज्यूमरिज्म कम कर दो, प्रदूषण करना बंद करो। हम नहीं माने। 2022 में थप्पड़ मार के समझाया कि अब मान जाओ, हम फिर से नहीं मान रहे। अब 21 में थप्पड़ मार के समझाया सेकेंड वेव में, हम नहीं मान रहे। अब 22-23 में शनि डंडा मार के समझाएगा। तो जो नहीं समझेंगे उनके लिए आने वाले 2-3 साल बहुत मुश्किल हैं। समझने का मतलब क्या है? कंज्यूमरिज्म लिमिट करो, प्रदूषण भले ही वो मानसिक हो, भले ही वो प्राकृतिक हो, भले ही वो जलवायु का हो या वो सामाजिक हो, फैलाना बंद करो, प्रदूषण फैलाना बंद करो, थोड़ा बी अ बेटर पर्सन। लेकिन आपने प्रदूषण की बात कर दी, क्लाइमेट की बात कर दी, तो जाहिर सी बात है प्रकृति और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसको लेकर साल 2022-23 जी कैसा रहने वाला है, जी क्या कहता है? जी, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल हमने एक आर्टिकल लिखा है इस साल के विश्वविजय पंचांग में, जिसमें देखिए जी, एक तो अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल कैमिटीज 2022 और 23 में होंगी। हिमालयन बेल्ट, पूरा जो ये रिंग ऑफ फायर है, हिमालयन बेल्ट टेक्टोनिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव लगता है। कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं जब अर्थक्वेक, भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है। वो कुछ स्पेसिफिक डेट्स हमने पंचांग में दिए हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। दूसरा, नेचर के अंदर आपको अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंजेस दिखेंगे। अभी तक तो हम न्यूज़ चैनल में, टीवी में, मीडिया में देखते थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हमें वो दिखेगा। मदर नेचर, प्रकृति अब हमें थप्पड़ मारेगी इन 2 सालों में। खड़ी फसलों की हानि हो जाएगी, एग्रीकल्चरल लॉसेस होंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस एक बहुत हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई, अत्याधिक महंगाई बढ़ेगी, जनता पीड़ित होगी। मॉनसून्स डिले के साथ होंगे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि होगी ग्लोबली, सब जगहों पर बाढ़ आती हुई दिखेगी, फसलों का नाश हो जाएगा, जलवायु के अंदर भीषण परिवर्तन आते हुए दिखेंगे। और ये वार्निंग है, अब संभल जाओ, अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। बिल्कुल। चलिए, तो आखिर में एक सवाल आपसे ज़रूर पूछ लेते हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां हर साल, हर 6 महीने पे एक चुनाव जरूर होता है। तो इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। जी जी जी। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? क्योंकि आपने पंजाब चुनाव से पहले काफ़ी कुछ भविष्यवाणी की थी और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सच होती हुई दिखाई दी, तो ये क्या कहता है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइज्ड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हम्बली कि जो चुनाव हैं राजस्थान के और हिमाचल के, मेरे ख्याल ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से पहले करवा लें तो राष्ट्र हित में होगा। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद अगर चुनाव होते हैं तो वो ज़्यादा राष्ट्रहित में होते हुए नहीं दिखते। दूसरा जी, आम आदमी पार्टी नो शो इन दीज 2 इलेक्शंस, कुछ नहीं होने वाला केजरीवाल जी की पार्टी का। हिमाचल में तो जा रही है, गुजरात में भी जा रही है। जाएंगे जी, इनकी ज़मानतें सब तो जानी है, कुछ नहीं होने वाला। दे विल नॉट बी अ प्लेयर। हिमाचल तो और कांग्रेस गुजरात के लिए अच्छी खबर दे रहे हैं आप जी। आप ये ऐसा मान लीजिए, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, पर ये गांधी फैमिली के लिए अच्छी खबर नहीं है। डिटेल आगे नेक्स्ट एपिसोड में कभी डिस्कस करेंगे। इट इज़ एक्चुअली गुड, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, पर ये राहुल गांधी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब ये कैसे होता है ये आगे देखते हैं। दोनों ही स्टेट में इनकम्बेंट बीजेपी, जो इनकम्बेंसी फेस कर रही है, वापस सरकार बना देगी, ऐसा अनुमान है, ज्योतिषीय अनुमान है। दोनों ही स्टेट में बीजेपी की सीट्स कुछ कम हो सकती हैं, पर भाजपा दोनों ही स्टेट्स में सरकार बना देगी। हिमाचल प्रदेश में राजा श्री वीरभद्र सिंह जी के देहावसान के बाद जो एक राजनीतिक वैक्यूम आया है, कांग्रेस के महाराज वीरभद्र सिंह जी के देहावसान के बाद जो एक कांग्रेस का एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया है, इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, फायदा नहीं, नुकसान। तो ये बीजेपी के जो थिंक टैंक्स हैं, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, थोड़ा सोचिए इस बात के ऊपर और अकॉर्डिंगली आप इलेक्शन में जाएं। दूसरा,
देखिए जी, हम ज्योतिष हैं, हमारा काम न्यूट्रल रहना है। हमारा काम, जब हम भारत की कुंडली देखते हैं, मान लीजिए अंकित मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, तो आई एम अंडर प्रोटोकॉल कि मैं आपको जो भी प्रिडिक्शंस दूंगा, एडवाइजरी दूंगा, वो मुझे उसमें आपके हित संरक्षित करने हैं, आपके बेनिफिट के लिए, प्रोग्रेशन के लिए देने हैं। तो ये जो मेदिनी ज्योतिष की हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं, ये होती है राष्ट्रीय हित को संरक्षित करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। तो इसमें कांग्रेस के लिए भी ये एडवाइजरी है कि वो थोड़ा परिवारवाद से हटे। परिवारवाद से अगर कांग्रेस अब बाहर नहीं आई, तो अब ये कांग्रेस का कांग्रेस आय का राजनीतिक अंत है इस साल में। 2024 में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी भी, मुझे ये भी नहीं पता। शायद 2024 में कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े। नहीं, नेशनल लेवल पे 50-60 सीटों पे भी कंटेस्ट करने लायक रहेगी नहीं कांग्रेस। बिल्कुल, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन ये हमारा खास कार्यक्रम है समय चक्र, और ये हम सीरीज़ लगातार चलाते रहेंगे, और आप समय समय पर इससे जुड़ा कार्यक्रम भी हमारे प्रभा साक्षी पर देख सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हम आपको वचन देते हैं कि वो सवाल ज़रूर हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और रोहिताक्ष त्रिवेदी को दीजिए इजाज़त। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।